दुनिया की सबसे फेमस डायमंड कोहिनूर, जिसका कीमत आज तक तय नहीं कर पाया, सिर्फ अनुमान लगाया गया। कोहिनूर दुनिया का एकमात्र ऐसा डायमंड है जिसको ना ही तो कभी बेचा गया और ना ही कभी किसी ने खरीदने की कोशिश की। मुगल सम्राट का ये मानना है कि कोहिनूर को ना ही तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। इसको सिर्फ जीता जा सकता है या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया जा सकता है। एक हिंदू किताबों में ये कहा जाता है कि कोहिनूर को जो भी पहनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक बनेगा, लेकिन इसको सिर्फ भगवान या फिर एक औरत ही पहन सकता है। साल 1306 में गोलकुंडा माइन से निकाला गया कोहिनूर का वेट था 793 कैरेट। कोहिनूर इतिहास का एकमात्र पहला और आखिरी डायमंड है जिसने आधी दुनिया की सैर की। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे फेमस और अनफेमस डायमंड कोहिनूर का इतिहास आज से 900 साल पुराना है। इस डायमंड की वजह से कई सारे सुल्तान ने अपनी सुल्तानत खो बैठा और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा बैठा बेवजह। कोहिनूर का को-ऑथर विलियम डार्लिंगपली ये कहता है कि कोहिनूर दुनिया का सबसे अनफेमस डायमंड है। आखिर कोहिनूर को उन्होंने अनफेमस डायमंड क्यों कहा था और उनकी इस बात में कितनी सच्चाई छुपा हुआ है। साल 1306 में निकाला गया 793 कैरेट का कोहिनूर आज की डेट में सिर्फ 105.6 कैरेट का कैसे हो गया। आखिर कोहिनूर के पीछे क्या राज छुपा हुआ है और कोहिनूर ब्रिटिश के हाथ कैसे लग गया, आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 4 BC की एक संस्कृत किताब में कोहिनूर का जिक्र किया गया था। इतिहासविद के हिसाब से साल 1306 में काकतीय डायनास्टी के टाइम आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा इलाके के पास कृष्णा नदी के पास कुल्लूर माइन से निकाला गया था कोहिनूर, और जिसका वेट था 793 कैरेट। उस टाइम इसका नाम दिया गया था सामंतिक मणि। जब भी हम इतिहास में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं तो एग्जैक्ट चीज़ें पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली डाटा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि एक्चुअल में कोहिनूर पहले किसको मिला था और इसका एक्चुअल मालिक कौन है, क्योंकि इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। 14वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी भारत पर आक्रमण करता है और युद्ध में जीतकर सारा खजाना जब्त कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी की जनरल मालिक काफूर के हाथ लगता है कोहिनूर, और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी कोहिनूर का मालिक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है और कोहिनूर का मालिक बनता है इब्राहिम लोदी। साल 1526 बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का सुल्तान बनता है और इब्राहिम लोदी का सारा खजाना जब्त कर लेता है, जिसमें से कोहिनूर भी शामिल था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कोहिनूर का जिक्र करता है और वहाँ पर कोहिनूर को बाबर डायमंड के नाम से जिक्र किया था। उन्होंने कोहिनूर की कीमत को तय करते हुए ये बताया था कि कोहिनूर की कीमत इतना है कि उसमें पूरी दुनिया की लोगों को एक दिन खाना खिलाया जा सकता है। भारत पर 200 साल से भी ज़्यादा मुगल ने राज किया और इस वजह से कोहिनूर एक से दूसरे मुगल सम्राट का अमानत बने रहे। अकबर के बाद ये डायमंड हुमायूं को मिला और हुमायूं से शाहजहां को। साल 1628 शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनाने की शुरुआत करता है और इसको बनने में टोटल 7 साल लगा था। शाहजहां ये कहता है कि एक मयूर सिंहासन बनाने के लिए इतना खर्चा हुआ, उससे 4 ताजमहल बनाया जा सकता था। मयूर सिंहासन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर लगाया गया था, जिसमें से 2 सबसे कीमती पत्थर था। एक था तिमूर रूबी, क्योंकि मुगल को बहुत ही ज़्यादा रंगीन पत्थर पसंद थे, और दूसरा था कोहिनूर डायमंड। शाहजहां की बेटा औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर मुगल का सम्राट बन जाता है। औरंगजेब के टाइम फ्रेंच ट्रेवलर जीन बाप्टिस्ट तावेर्नियर भारत आते हैं और उनको जब ये कोहिनूर दिखाया जाता है तो उन्होंने कोहिनूर की स्केच करने की मांग करता है और पहली बार कोहिनूर की स्केच किया जाता है। कोहिनूर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा चमकदार करने के लिए वेनेटियन आर्टिस्ट हॉर्टेंस बोर्जिया को कोहिनूर की काटिंग करने की जिम्मेदारी दिया था औरंगजेब ने। हॉर्टेंस बोर्जिया ने कोहिनूर को अंडरकट करते हुए 793 कैरेट की कोहिनूर को 186 कैरेट बना दिया था, और इस लापरवाही की वजह से औरंगजेब ने हॉर्टेंस बोर्जिया की सारी संपत्ति जब्त कर लिया था। उस टाइम मुगल साम्राज्य आज की भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में फैला था। जब मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पर थे तब मुगल की सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। तकरीबन 200 साल के बाद पर्शियन किंग नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और भारत की प्रजा के ऊपर बेरहमी से अत्याचार करने लगा और प्रजा को बेरहमी से हत्या करने लगा, और ये देखकर मजबूरन मोहम्मद शाह रंगीला
नादिर शाह के पास आत्मसमर्पण कर लेता है और ऐसे में नादिर शाह 200 साल से जमाया हुआ मुगल की सारा संपत्ति जब्त कर लेता है। लेकिन नादिर शाह के हाथ कोहिनूर अभी तक नहीं लगा था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला कोहिनूर को हमेशा अपनी पगड़ी पर छुपा कर रखते थे और ये राज कुछ ही खास लोगों को पता था। उन्हीं लोगों में से एक लोगों ने नादिर शाह से फेवर पाने के लिए कोहिनूर की राज को बता दिया था और इसी वजह से कोहिनूर को हासिल करने के लिए नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से दोस्ती की फरमाइश की और अपना पगड़ी बदलने की मांग की और ऐसे में कोहिनूर नादिर शाह के हाथ लग गया। नादिर शाह ने इस डायमंड का पहली बार नाम दिया था कोहिनूर, क्योंकि पार्सियन भाषा में कोहिनूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। नादिर शाह ने मुगल की 200 साल में जमा हुआ सारी संपत्ति जब्त कर लेता है, जिसके अंदर मयूर सिंहासन और कोहिनूर भी शामिल था। नादिर शाह ने सारी संपत्ति को 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों के ऊपर लेकर अफगान चला गया। उस टाइम मुगल के पास और एक खूबसूरत काटपीस डायमंड था, जिसका नाम था दरिया-ए-नूर। आज दरिया-ए-नूर और मयूर सिंहासन ईरान की क्राउन ज्वेल में है। साल 1747 में कोहिनूर को हासिल करने के लिए ईरान में नादिर शाह को अहमद शाह ने हत्या कर देता है और कोहिनूर को हासिल कर लेता है। साल 1813 पंजाब के किंग रंजीत सिंह ने अफगान साम्राज्य जीतने के लिए शाह सिंह दुर्रानी को मदद किया था। इस वजह से शाह सिंह दुर्रानी ने रंजीत सिंह को कोहिनूर भेंट के सर पे दिया था और ऐसे में कोहिनूर वापस इंडिया आ गया। साल 1839 में जब अचानक रंजीत सिंह की डेथ हो जाता है, तब उनकी बेटा दुलेप सिंह सिर्फ 10 साल का था और 10 साल की उम्र में दुलेप सिंह पंजाब की सम्राट बने और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर आक्रमण करता है और दुलेप सिंह को ज़बरदस्ती एक लीगल डॉक्यूमेंट द ट्रीटी ऑफ लाहौर पर साइन करवा लेता है और भारत की सारा खजाना जब्त कर लेता है। रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है और इस वजह से कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश क्राउन ज्वेल का हिस्सा बन जाता है। ब्रिटिश ने सीक्रेट तरीके से एक शिप पर कोहिनूर को बॉम्बे से लंदन भेज देता है। शिप की कैप्टन और केबिन क्रू को भी ये पता नहीं था कि उस शिप में एक्चुअली में वो लोग क्या कैरी कर रहा है। साल 1850 में एक शिरोमणि के साथ रानी विक्टोरिया को कोहिनूर सौंपा जाता है। साल 1851 में लंदन की एक ग्रेट एग्जीबिशन में कोहिनूर को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें एक निराशाजनक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। कोहिनूर लोगों का ध्यान उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाता। लोगों ने कोहिनूर को देखते हुए ये कहा, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल कांच की टुकड़े जैसा दिखाई देता है। इसीलिए कोहिनूर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार करने के लिए प्रिंस एल्बर्ट ने कोहिनूर को रिकटिंग करते हुए कोहिनूर को सिर्फ 105.6 कैरेट का बना दिया। कोहिनूर की कोऑथर विलियम डार्लिंगपिली ये कहता है कि मैं श्रापों में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होने लगता है जब आप इस डायमंड से जुड़ा हुआ श्राप की मिथ को जानते हो। इस किताब में ये कहा जाता है कि ये डायमंड जो भी पहनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक बनेगा, लेकिन ये सिर्फ भगवान या फिर एक औरत ही पहन सकता है। शाही परिवार की जो भी पुरुष ने ये डायमंड को पहना, ये डायमंड उसके लिए मुसीबत का कारण बन गया। इसीलिए कोहिनूर लंदन पहुंचने के बाद रॉयल फैमिली की सिर्फ औरतों ने कोहिनूर को धारण किया था। रानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को एक पत्थर की ब्रोच में धारण किया था। साल 1901 में रानी विक्टोरिया की मौत के बाद कोहिनूर को रानी एलेक्जेंड्रा की ताज पर स्थापित किया गया था। उसके बाद 1911 में क्वीन मैरी ने इसको पहना था और 1932 में क्वीन एलिजाबेथ ने इसको पहना था। साल 1937 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इसको ब्रिटिश क्राउन ज्वेल को दे दिया गया और आज कोहिनूर द टावर ऑफ लंदन की ज्वेल हाउस में है। ज्वेल हाउस के अंदर सिक्योरिटी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी या फिर कोई भी कैमरा अलाउ नहीं है। इसी वजह से कोहिनूर का एक्चुअली वीडियो फुटेज या फिर फ़ोटो देखना बहुत ही मुश्किल है। जो भी फ़ोटो या फिर वीडियो आप देखते हो कोहिनूर का, वो आर्टिफिशियल कोहिनूर है। एक्चुअली में कोहिनूर का फुटेज मिलना बहुत ही मुश्किल है। साल 1976 में पाकिस्तान की प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रेसिडेंट जेम्स केल्गा को एक पत्र लिखकर कोहिनूर की ओनर होने का दावा करता है और कोहिनूर पाकिस्तान को वापस देने की मांग करता है। साल 2000 में तालिबान ने भी कोहिनूर का ओनर होने का क्लेम किया था और कोहिनूर को तालिबान को वापस देने का मांग किया। साल 2000 में जब भारत ने कोहिनूर की ओनर होने की दावा की और इसको वापस देने की मांग की, तब ब्रिटिश अधिकर्ताओं ने कहा कि बहुत सारी दावा होने की वजह से कोहिनूर का असली मालिक कौन है ये तय करना बहुत ही मुश्किल है
और 150 साल से कोहिनूर ब्रिटेन की विरासत में होने की वजह से कोहिनूर को वापस देना बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ कोहिनूर से जुड़ा हुआ राज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।